थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का थर्ड लेक्चर. डेफिनेटली वी आर एंजॉइंग अ लॉट इन ऑल दोज थियरीज. इसके पहले अपन ने देखा था कि व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड, व्हाट इज इंटरनल ट्रेड, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इन डिफरेंट करेंसीज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड अदर रिसोर्सेज. ठीक है ना, बिटवीन टू एंड मोर डिफरेंट कंट्रीज इज इंटरनेशनल ट्रेड, बट देर आर सम कॉम्प्लेक्सिटीज, सम आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, सम आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रेड. ये होने के बाद में अपने थियरीज देखी थी कि जो बताती कि वाई इंटरनेशनल ट्रेड शुड बी देयर. तो उसमें से पहली जो थी मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये थोड़ी सी सेल्फिश टाइप की थियरी है. आई शुडंट से लाइक दैट, बट वॉट एवर इज गिवन, यूरोप्स ग्रेट पावर की जो भी थियरी थी उनका ये बोलना था कि हमने इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाना, एक्सपोर्ट्स को प्रमोशन करना, स्पेसीज यानी कौन से मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स कलेक्ट करना, इसी तरीके से अपन अपने नेशन की वेल्थ बढ़ा सकते. इट इज अ जीरो सम गेम. One nation can gain at a cost of or at a loss of other. The net change in wealth or benefit among participants is zero. The global benefit is zero. There is no global benefit in all those things. Though there are lot shortcomings of this theory, but it acts as a basis for the next one. Then another was there theory of absolute advantage. Adam Smith, the supporter of international trade, laid down this theory of absolute एडवांटेज. उनका ये बोलना है कि इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट अ जीरो सम गेम. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थियरी पॉइंट्स आउट दैट कंट्री विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी इन विच इट हैज एन एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज. जो कमोडिटी में उसको कॉस्ट एडवांटेज है, नहीं एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, वो चीजों को वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और एक्सपोर्ट करेगा. ये थियरी का बेसिस क्या था? ये थियरी बोलती है कि दो कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड तभी पॉसिबल है अगर इफ एवरी कंट्री हैज एटलीस्ट वन कमोडिटी इन विच दे हैव एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज. अगर मैं दो कंट्री का एग्जांपल ले रहा हूंगा तो एक कंट्री को एक कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, दूसरे कंट्री को दूसरे कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, और बाकी दोनों को दूसरे दो कमोडिटीज के अंदर में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है. तो जिसको जो कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज है उसने वो प्रोड्यूस करते जाना और एक्सपोर्ट करते जाना और दूसरी चीज इंपोर्ट करना. इससे क्या होगा, ये सब चीजें अपन ने इसमें बता दी है. द एडम स्मिथ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द थियरी. अब इसका मानना क्या है एडम स्मिथ का कि हर चीज प्रोड्यूस होने के लिए मेन कंपोनेंट इज लेबर. सो ही मेजर्ड, देखो ये इंपॉर्टेंट डायलॉग है, इन एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थियरी द लेबर division of labor and the labor is the mainstay of the theory, and he measured the value of commodity in terms of labor hours. Even the cost advantage is also calculated in terms of labor hour. फिर ये एग्जांपल दिया था अपन ने समझाया था कि कंट्री ए का अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज वीट में है और कंट्री बी का एब्सोल्यूट एडवांटेज अगर क्लोथ में है, तो कंट्री ने ए ने वीट प्रोड्यूस करना और एक्सचेंज करना बी के साथ में, क्लोथ के साथ में. अगर 6 वीट इज exchange with 6 clothes, so then country A will gain 2 cloth and country B will gain 24 clothes. अपने टाइम में भी बोला था कि country A will gain 30 minutes, country B will gain nearly 5 hours, that is 4 hours 48 minutes. Anyways, influence क्या है? Mutual trade, gainful trade is possible only when one country has absolute advantage, when one country has absolute advantage and other absolute disadvantage in production of at least one commodity. Last dialogue इसमें था, by specializing and trading freely, global output is thus maximized and more of both goods are available to consumers in both the countries by absolute cost advantage. मेरे ख्याल से हर एक के दिमाग में ये थियरी है. With this we will go on the next theory, that is Ricardo's comparative advantage theory. क्या हुआ जब एडम स्मिथ ने ये थियरी लेड की थी, कौन सी? एब्सोल्यूट एडवांटेज. तो उनका बोलना था कि एक कंट्री को एक कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज होना चाहिए और दूसरे कंट्री को दूसरे कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज होना चाहिए. हर एक कंट्री के पास में एक एक कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज रहना चाहिए. पर अगर रिकार्डो का बोलना है कि सपोज ऐसा है कि एक कंट्री के पास में दोनों कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज है और दूसरी कंट्री को दोनों कमोडिटी में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, तो इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल है या नहीं है? एडम स्मिथ बोलता नहीं. एडम स्मिथ का बोलना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर दोनों कमोडिटी के अंदर में अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज एक ही कंट्री का है
और दोनों कमोडिटी में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज दूसरे कंट्री का है तो ट्रेड इज नॉट पॉसिबल. फॉर एग्जांपल दिस, हमने एक एग्जांपल लिए हुआ है कंट्री ए और कंट्री बी का. व्हीट और बुशेल्स की बात चल रही है यहां पे. कंट्री ए को एब्सोल्यूट एडवांटेज है. काय में एब्सोल्यूट एडवांटेज है? प्रोड्यूसिंग व्हीट में. और क्लॉथ में भी एब्सोल्यूट एडवांटेज है. काय के अंदर में? कंट्री ए को. टू पुट इट डिफरेंटली, मैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करता. देखो, कमोडिटी व्हीट के अंदर में कंट्री ए 6 यूनिट्स बनाती जबकि कंट्री बी 1 यूनिट बनाती. यानी किसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है? इसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है कमोडिटी व्हीट के अंदर में, और कंट्री बी का एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है. अब क्लॉथ के अंदर में कंट्री ए बनाती 4, कंट्री बी बनाती 2. वापस इसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है और इसका एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है. दोनों कमोडिटी में कंट्री बी का एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है और कंट्री ए का एब्सोल्यूट एडवांटेज है. फिर इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ है. कंपैरेटिव एडवांटेज काय में है और कंपैरेटिव डिसएडवांटेज काय में, दैट विल डिफाइन हु विल प्रोड्यूस व्हाट. और सर फिर म्यूचुअली ट्रेड करके गेन होगा क्या? दोनों भी कंट्री का गेन होगा और ओवरऑल ग्लोबल आउटपुट विल बी ऑल्सो हाइयर. ऐसा किसने बताया? रिकार्डोज थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. डेविड रिकार्डो डेवलप्ड द क्लासिकल थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द बुक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन पब्लिश्ड इन 1870. थैंक गॉड सब्जेक्टिव पेपर आता है इस पे. अगर ऑब्जेक्टिव आता तो आपको 1817 भी याद करना पड़ता था. प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये वाला उसका बुक का नाम भी याद करना पड़ता था, और ये क्लासिकल थियरी है ये भी याद करना पड़ता था. अभी आपके पास में ऑप्शन है, याद करा तो करा, नहीं किया तो नहीं किया. अगर याद आ गया कि दिस कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी इज अ क्लासिकल थियरी डेवलप्ड बाय रिकार्डो, डेविड रिकार्डो. हाँ, डेविड रिकार्डो इन 1987 की 1817, इन 1817, and which is written in his books principles of, कुछ तो भी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन. अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है. सर मेरे को इकोनॉमिक्स में 40 में से 38 मार्क लेना है, तो आपको याद करना पड़ेगा. और अगर आपका 34 तक के का एडजस्टमेंट होगा तो आपने इतना लिख देना, कितना जितना मैं बोल रहा हूँ उतना. इन हिज नहीं, डेविड रिकार्डोज क्लासिकल थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज रिटन इन हिज बुक्स थियरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन विच इज पब्लिश्ड इन 1817. सर आपने पूरा बोल दिया तो फिर आपको पूरा याद करना है. ठीक है, अब इसमें क्या बोला है? लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. यानी जो कंट्री को एक आधे कमोडिटी में कंपैरेटिवली मोर एडवांटेज है, भैया कंट्री एक को तो दोनों कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज है. हाँ, तो जिसमें कंपैरेटिव मोर एडवांटेज है, क्या लिखा? इट स्टेट्स दैट, डायरेक्ट थियरी का इन्फ्रेंस, इट स्टेट्स दैट इवन इफ वन नेशन इज लेस इफिशिएंट देन has an absolute disadvantage with respect to the other nation in the production of all commodities, there is a still scope of mutually beneficial trade. अगर एक नेशन दोनों कमोडिटी में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज पर है, then other country still there is a chance of international trade. It states that even if one nation is less efficient than the other nation in production of all commodities, still there is a scope of mutually beneficial trade. The first nation should specialize in production and export of the commodity in which its absolute disadvantage is smaller. पहली कमोडिटी है ना कौन? ये जो सेकंड वाली खराब वाली कंट्री है, कंट्री बी. द फर्स्ट नेशन दैट इज कंट्री बी, क्योंकि ऊपर में अपन ने कंट्री बी के हिसाब से बात करी हुई है जो दोनों भी चीजों में डिसएडवांटेज पोजीशन पे है. देखो वापस, इट स्टेट दैट इफ वन नेशन यानी पहले नेशन की बात करा, पहला नेशन यानी कौन सा? कंट्री बी. सर फिर इन्होंने अनादर नेशन क्यों नहीं बोला? अरे यार, उनको जिस तरीके से थियरी लिखना है वैसा लिखा. मैंने गलत किया, कंट्री बी को इधर लाके रखना था, कंट्री ए को इधर लाके रखना था. फिर आपको समझ में आता कंट्री बी यानी वो कंट्री है जिसको दोनों भी गुड्स में डिसएडवांटेज है, फर्स्ट कंट्री. तो इसको ऐसा नहीं करता, नाम दे देता, बेटा तू फर्स्ट कंट्री है, तू सेकंड कंट्री है. फर्स्ट कंट्री यानी वो विच हैज एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कमोडिटीज, स्टिल देयर इज अ चांस ऑफ mutually gainful international trade. There is a still scope for mutually beneficial trade. The first nation, that is country B, should specialize in the production and export of commodity in which its absolute disadvantage is smaller. कहाँ पे उसका absolute disadvantage smaller है? यहाँ पे 6 के बदले में 1 बनाती.
कितनी डिसएडवांटेजियस है। और क्लॉथ के अंदर में ये 4 बनाता तो ये 2 बनाता, तो कहां पे एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज स्मॉलर है, यहां पे एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज स्मॉलर है, यहां पे एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हाइयर है। एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज का मतलब टोटल डिसएडवांटेज, क्लियर कट डिसएडवांटेज है। कंपैरेटिव एक का एडवांटेज एक का डिसएडवांटेज नहीं, दोनों भी इसमें इसका एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। सर एब्सोल्यूट वर्ड का मीनिंग क्या है, उसको स्ट्रेस दे रहे एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज, सिर्फ डिसएडवांटेज नहीं, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज। ऐसा लगता मार के नहीं, खींच के मारना, बस मेरे को इतना ही समझा उसका मतलब। नेक्स्ट, तो कंट्री बी का दोनों कमोडिटी में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, एक कंट्री में जिसमें स्मॉलर डिसएडवांटेज है और एक कमोडिटी में हायर डिसएडवांटेज है, तो इट इज बेटर फॉर देम टू प्रोड्यूस दी कमोडिटी बी इन विच इट हैज स्मॉलर डिसएडवांटेज। कहां लिखा, देखो इंग्लिश में लिखा यार, और मेरे को पूरा के पूरा बोलते आ गया, तो आपको भी बोलते आता। द फर्स्ट नेशन शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी इन विच इट हैज एब्सोल्यूट इट्स एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इज स्मॉलर, एंड इंपोर्ट द कमोडिटी इन विच इट्स एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इज ग्रेटर। मैं आपको बोलता ना, इतना सेंटेंस आपने लिख दिया, 1 मार्क मिलता 4 में से। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डोस कंपैरेटिव theory of comparative advantage, if one commodity has absolute disadvantage in production of all the commodities than other countries, still there is a scope of gainful international trade. In such a situation, the first country या the loser country या country B, as given in the following example, country B should produce and export that commodity in which its absolute disadvantage is smaller, and it should import the commodity in which its absolute disadvantage is higher. बस आपने 3-4 में से 1.5 मार्क का काम तो कर दिया, बगैर एग्जाम्पल लिखे। सर ऊपर का लिखना पड़ेगा क्या, डेविड रिकार्डो, क्लासिकल थियरी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, पब्लिश्ड इन 1817। कोई जरूरत नहीं 1.5 मार्क लेना होगा, तो 2 मार्क लिखना होगा तो लिख दो। सर 2 मार्क पक गए 4 में से, हाँ बच्चे हुए 2 नीचे आ जाएंगे। बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस, कंपैरेटिव एडवांटेज डिफरेंसेस बिटवीन नेशंस आर एक्सप्लेन्ड बाय, क्यों है द बेसिस ऑफ थियरी इज कंपैरेटिव एडवांटेज डिफरेंस बिटवीन नेशंस आर एक्सप्लेन्ड बाय exogenous factors which could be due to difference in national characteristics। अब ये बेसिस है ये थियरी का। एक नेशन के पास में दोनों कमोडिटी के अंदर में कंपैरेटिवली एब्सोल्यूट एडवांटेज है और एक में दोनों भी कमोडिटी में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। क्यों ऐसा? वाई वन कंट्री हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड वाई वन कंट्री हैज एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज? बिकॉज ऑफ द एक्सोजीनियस फैक्टर प्रेजेंट इन दैट वन पर्टिकुलर कमोडिटी विच डिपेंड अपॉन इट्स नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अरे यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि ह्यूमन बींग 12 घंटे काम कर सकता है, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस ऐसे एम्बडीड है, यहाँ का जो जिस तरीके से यहाँ का ब्रॉटअप हुई हुई है ये कंट्री का, जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, लोगों की मेंटेलिटी प्रॉपर है, दे आर नॉट कनिंग इन नेचर। दीज आर ऑल एक्सोजीनियस फैक्टर्स विच आर बिस्टोर्ड विद दिस कंट्री। तो रिकार्डो का बोलना है कंपैरेटिव एडवांटेजेस डिफरेंसेस बिटवीन द टू नेशंस आर बिकॉज ऑफ द एक्सोजीनियस फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन अ वन पर्टिकुलर कंट्री ड्यू टू इट्स नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स। लेबर डिफर्स इन प्रोडक्टिविटी इंटरनेशनली, हर एक का लेबर डिफर्स प्रोडक्टिविटी इंटरनेशनली एंड डिफरेंट गुड्स आर डिफरेंट लेबर रिक्वायरमेंट। अब क्या हो गया, वो तुम्हारी एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी हो या कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी हो, इन्होंने यहाँ पे कमोडिटी की वैल्यू गिनी क्या में, लेबर में। इनका बोलना है पहले तो बोला कि दोनों की कैपेबिलिटीज डिफरेंट है, काय के बेसिस पे, बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट लेबर कैपेबिलिटीज। Labor time required for the commodity is different in different countries, and therefore labor differs in productivity internationally. Different goods have different labor requirement, so the comparative labor productivity advantage was Ricardo's basis of trade theory. इसका जो Ricardo's का trade theory का basis है वो क्या है, comparative labor productivity। सर आपने बोला था कि उसका बेस है explained by exogenous factors होना एक मैटर कि दो नेशन की प्रोडक्टिविटी कम ज्यादा क्यों है, बिकॉज ऑफ द एक्सोजीनियस फैक्टर्स विच आर देयर नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या
प्रोडक्टिविटी कम ज्यादा क्यों है। और लेबर आवर्स के अंदर में यानी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लेबर, देन उसका बोलना है कि कंपेरेटिव लेबर प्रोडक्टिविटी एडवांटेज इन वन कंट्री एंड लेबर प्रोडक्टिविटी डिसएडवांटेज इन अनदर कंट्री फॉर्म्स द बेसिस फॉर रिकार्डोस ट्रेड थियरी। फिर इन्होंने एग्जांपल दिया, क्या एग्जाम्पल दिया, अब मेरे को तो नहीं सर एक बार पूरा क्लियर करो, कुछ भी नहीं है ना बेटा, यहां तक के तो सब क्लियर है। दो चीजें को अपने को बेसिस देने का है, दो बेसिस है इसके अंदर में, कंपैरेटिव लेबर प्रोडक्टिविटी, कंपैरेटिव लेबर प्रोडक्टिविटी ने एक जगह पे एडवांटेजियस लेबर प्रोडक्टिविटी है, एक जगह पे डिसएडवांटेजियस लेबर प्रोडक्टिविटी है, एंड द डिफरेंस इन प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ एक्सोजीनियस फैक्टर्स प्रेजेंट इन टू डिफरेंट कंट्रीज विच आर देयर नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। कंट्री क्या बोलती, इफ वन नेशन is totally have a disadvantage in production of all the commodities, has absolute disadvantages in production of all the commodities, still there can be a beneficial or mutually beneficial international trade. The country, the first nation, that is country B, which is discussed in following, should produce and export that commodity in which it has smaller absolute disadvantage and import the commodity in which it has higher absolute disadvantage. ठीक है, क्यों है ये, एक्सोजीनियस फैक्टर्स के कारण। और कंपैरेटिव लेबर प्रोडक्टिविटी इज द मेन स्टे और द बेसिस ऑफ द कंपैरेटिव थियरी ऑफ रिकार्डो। एग्जाम्पल क्या है, फटाफट लेते हैं। व्हीट बुशेल्स, कंट्री ए 6 बनाती 1 घंटे में, ये 1 बनाती, ये कंट्री ए 4 बनाती। क्लॉथ बुशेल्स ये 2 ही बनाती, दोनों में कंट्री ए इज सुपर, लिख दो इंग्लिश में, यस। कंट्री बी हैज एब्सोल्यूट देखो इनको कंट्री बी को पहले बताना है, कंट्री बी को फर्स्ट नेशन ही बोलना है तो नाम भी उनका पहले लिखा। कंट्री बी हैज एन एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ व्हीट एंड क्लॉथ, दोनों में इसको डिसएडवांटेज है। द कंट्री बी इज एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इज स्मॉलर इन क्लॉथ एंड सो बीज कंपैरेटिव एडवांटेज लाइज इन क्लॉथ प्रोडक्शन। कंट्री बीज absolute disadvantage is smaller in cloth, absolute disadvantage is smaller, therefore comparative advantage is higher in cloth। दोनों भी इसमें क्लोथ ही बोला है, बोला ये भी क्लोथ है, ये भी क्लोथ है, क्या बोला, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन क्लोथ इज स्मॉलर, हेंस कंपैरेटिव एडवांटेज इज हाइयर। ठीक है, व्हीट की बात ही नहीं है। और कंट्री हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ इन व्हीट एंड क्लॉथ, दोनों में उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है विथ रिस्पेक्ट टू कंट्री बी, बट इट्स एब्सोल्यूट एडवांटेज इज greater in wheat than in cloth, and so country A has a comparative advantage in production and exporting of wheat। Ultimately ये दोनों पैराग्राफ का मतलब क्या है, country B has a smaller disadvantage in production of cloth, therefore comparative advantage in production of cloth, whereas country A has comparative advantage in production of wheat। वैसे तो दोनों में उसका absolute advantage है, but it has more comparative advantage in production of wheat। अब क्या है, अब क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन टू द लॉ। अब एक्सप्लेनेशन लॉ क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि सर कंट्री बी का जिसमें स्मॉलर डिसएडवांटेज है, दैट इज इन क्लोथ, दे शुड गो ऑन प्रोड्यूसिंग द क्लोथ। एक तो ऐसा करके बोलेंगे, या फिर बोल देंगे कि कंट्री ए अपने 6 व्हीट कंट्री बी के 6 क्लोथ के साथ में एक्सचेंज करेंगे। एक तो एग्जाम्पल समझाएंगे या लॉ समझाएंगे। क्या समझाया, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ with the help of example, या फिर explanation of example, खलास। अब explanation of example क्या है, assume that, देखो सिर्फ पहली लाइन पढ़ना है और बाकी का आप खुद बोलना है। assume that country A could exchange 6 wheat for 6 cloth with country B। यानी क्या हुआ, कंट्री ए ने 6 व्हीट दिए 1 घंटे में बना के और वहां से 6 क्लोथ ले लिए, कितने का फायदा हुआ सर, 1 घंटे में कंट्री ए जो है वो 4 क्लोथ बना सकती थी, उसने 1 घंटे में 6 व्हीट बना के दे दिए और वहां से 6 क्लोथ मंगा लिए, तो 1 घंटे में उसको 6 क्लॉथ मिल गए एक्सचेंज के कारण, जो उसको 4 ही बना सकता था वो, तो उसने 2 क्लोथ का फायदा कर लिया। यानी 2 घंटे काम करेगा, अगर कंट्री ए वाला 2 घंटे काम करेगा, 1 घंटे में 6 व्हीट बना लिया और दूसरे 1 घंटे में 4 क्लोथ बनाया, गलत बात, काय को 4 क्लोथ बनाना, 6 व्हीट लेने का और एक्सचेंज करने का 6 क्लोथ के साथ में, दूसरे घंटे में भी क्या बनाना, 6 व्हीट्स ही बनाना। अब उसके पास में अल्टीमेटली अगले घंटे में अपने पास में कितने आ गए, 6 क्लोथ। अगर खुद ही क्लोथ बनाते रहता तो कितने क्लोथ बनाता था, 4।
मस्त मजा आ गई ना, 2 घंटे में 6 फीट हो गए, 6 क्लॉथ हो गए, 2 क्लॉथ का फायदा हो गया, यानी 30 मिनट का फायदा हो गया। क्यों 30 मिनट का फायदा? अरे तो भैया यहाँ पे 10 मिनट वाला वीट है और 15 मिनट वाला क्लॉथ है, 2 क्लॉथ का फायदा हुआ है, 30 मिनट का फायदा हुआ। ओके, कंट्री बी का क्या हुआ? कंट्री बी के पास में क्या हुआ? कंट्री बी के पास में क्या हुआ? कंट्री बी के पास में 1 घंटे में 1 वीट बना सकता था। उसको कितने वीट मिले भैया? 6 वीट मिल गए उसको। अरे हो ना, 6 वीट मिले उसको एक्सचेंज में, यानी 6 घंटे का कार्यक्रम मिल गया उसको। अब ये 6 घंटे उसको रिलैक्स हो गया, क्योंकि 6 घंटे का वीट उसने ए से खरीद लिया। उसने 6 घंटे में अब क्या बनाया? ताकत से क्लॉथ बनाया। कितने क्लॉथ बनाया? सर ताकत ही कितनी है गरीब की हो, ताकत ही कितनी है? 6 घंटे में मल्टीप्लाइड बाय 2, 12 क्लॉथ बनाएगा, 12 क्लॉथ बनाएगा और 6 क्लॉथ सामने वाले को दे देगा। अरे 6 क्लॉथ दे भी दिए तो भी 6 क्लॉथ का फायदा हो गया ना। किसको? कंट्री बी को। जिसको कुछ भी नहीं आता था उसको 6 क्लॉथ का फायदा तो हो गया। 6 क्लॉथ यानी 1 घंटे में 2 क्लॉथ बनाता, 3 आवर्स का फायदा हुआ कंट्री बी को। वापस बोलू, उसको 6 वीट मिले, जो बनाने को उसको 6 घंटे लगते थे। 6 घंटे के अंदर में क्लॉथ कितने बना लिया उसने? उसने वीट बनाया ही नहीं, क्योंकि 6 वीट वहां से लेके आ गया तो वीट बनाया ही नहीं। उसने क्या बनाया? क्लॉथ्स। कितने बन गए क्लॉथ? 12। 12 में से उनको दे दिए 6 वीट के बदले में, बचे हुए 6 क्लॉथ उन्होंने रख लिए। यानी कितने क्लॉथ की कमाई हो गई? 6 क्लॉथ की। यानी कितने घंटे की कमाई हो गई? 3 आवर्स की। यानी कंट्री बी की 3 आवर्स या 6 क्लॉथ की कमाई है, और कंट्री ए की 2 क्लॉथ की या फिर 30 मिनट की कमाई है। सर कंट्री ए का ज्यादा फायदा नहीं है, नहीं है ना, पर कुछ तो है। अरे यही तो रीजन है यार। क्या हुआ गया? यूके और यूएसए जो कंट्रीज है उनके पास में ये जो अपने पास में डाटा प्रोसेसिंग के लिए बड़े बड़े यूनिट बनाए हुए इंडिया के अंदर में, वो डाटा जो उनके पास का डेटा रहता है वो प्रोसेस करने के लिए इंडिया में भेज देते। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग यूनिट बना दिए, क्या के लिए? सिर्फ डेटा प्रोसेस करने के लिए, डेटा लेने का, कलेक्ट करने का, डेटाबेस बना के उनको भेज देने का। क्यों उनके यहाँ के लोग नहीं कर सकते क्या? अरे अपने यहाँ का एक आदमी अगर 1 घंटे में 100 का काम करता होगा तो वहां का आदमी 1 घंटे में 150 काम करता। वो इतने एक्सपर्ट है, फिर भी इंडिया में क्यों भेज रहे हैं? वो इसलिए इंडिया में भेज रहे हैं कि वो 1 घंटे में 150 बनाने से अच्छा, ये डेटा प्रोसेसिंग का काम करने से अच्छा, वो 1 घंटे में उससे भी अच्छा वाला टैलेंटेड काम करता ना, उसको तो वो भी आता है। अरे मेरे को तो दोनों काम अच्छे आते हैं, मैं रमेश से दोनों काम अच्छे करता, यानी मैं ये भी प्रोडक्शन अच्छा करता, ये भी प्रोडक्शन अच्छा करता। पर ये जो सेकंड वाला बी प्रोडक्ट मैं बना रहा, मैं क्यों बनाऊं? मैं ए वाला प्रोडक्ट महंगा है, इसमें मेरे को ज्यादा कंपैरेटिवली एडवांटेज है, तो मैं ए बनाऊंगा और बी उससे बना के ले लूंगा, भले ही वो धीरे धीरे बनाएगा, मेरे को चलता। मैं क्या को टाइम खुटा करूं उसके अंदर में? तो मैंने क्या किया, सेकंड काम भले ही मैं अच्छा करता हूँ, वो काम के लिए आदमी रख दिया मैंने। बस वैसे ही चाहिए। वो यहां पे भी क्या हुआ, कंट्री ए जो है वीट में भी अच्छी है, क्लॉथ में भी अच्छी है, पर क्लॉथ बनाने से अच्छा उसको क्या पूरा था बनाना? वीट। तो उसने वीट पे कॉन्सेंट्रेट किया और क्लॉथ को बी को हैंड ओवर कर दिया कि क्लॉथ तू बना बना के दे, मैं लगे तेरे को वीट दे दूंगा। उसमें क्या हुआ, उसको 2 क्लॉथ का फायदा हो गया। किसको? कंट्री ए को। यानी कितने मिनट का? 30 मिनट का। और कंट्री बी का कितना फायदा हुआ? उसका तो ताकत से फायदा हुआ, 3 घंटे का फायदा हुआ उसको, 6 क्लॉथ का हुआ। और अगर कंट्री ए अगर सॉरी कंट्री ए अगर ये सोच के रुका दे भाई इंटरनेशनल ट्रेड कि मेरे को तो सिर्फ 30 मिनट का फायदा हो रहा, सामने वाले को 3-3 घंटे का फायदा हो रहा, मैं कंट्री बी का फायदा नहीं होने दूंगा, फिर तो खुद का नुकसान कर लेंगे। मैं भी बड़ा बनूंगा, उसको भी बड़ा बनाऊंगा। अरे दूसरों को हाथ देने से आपको ऊपर जाने को मिलता, तो बेटर है कि आप दूसरे नीचे वालों को ऊपर उठाओ, उनका फायदा ज़्यादा भी हो रहा होगा तो आपका कुछ तो फायदा हो रहा। यानी कितना फर्क पड़ रहा फायदे में? 1/6 का फर्क पड़ रहा। इसको 2 क्लॉथ का फायदा है, उसको 6 क्लॉथ का फायदा है, इसका 3 मिनट का फायदा है, उसका 3 घंटे का फायदा है, यानी 3 टाइम्स 6 टाइम्स का फर्क पड़ रहा। पर फिर भी कंट्री ए को पूरा था और ग्लोबली सबको पूरा था। वर्ल्ड एट अ लार्ज इज बेनिफिशियल। ठीक है, कंट्री ए हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ वीट एंड क्लॉथ विद रिस्पेक्ट टू कंट्री बी। देखो क्या लिखा है, एज्यूम दैट कंट्री ए कुड एक्सचेंज 6 वीट फॉर 6 क्लॉथ इन कंट्री बी। डायरेक्ट कंक्लूजन लिखना आपने, समझाते मत बतना बैठना पेपर में। सर आपने क्यों समझाया? मैंने इसलिए ब्रैकेट में समझाया कि आपको समझ में आवे जब भी आप पढ़ो। देन कंट्री ए गेन 2 क्लॉथ और सेव हाफ आवर ऑफ लेबर टाइम, बस इतना ही लिखना। कैसे बापा? एज कंट्री ए रिसीव 6 क्लॉथ फॉर विच इट माइट हैव रिक्वायर्ड 1.5 आवर टू प्रोड्यूस। 6 क्लॉथ वहां से आए जिसको बनाने के लिए उसको कितना घंटा लगता था? 1.5 आवर। एंड विद इन 1 आवर इट प्रोड्यूस 6 वीट विच इट एक्सचेंज फॉर 6 क्लॉथ, एंड इन 1 आवर 4 सी कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली। और वो
6 क्लॉथ मिल गए उसको 1 घंटे में 6 वीट बना के, तो 6 क्लॉथ मिल गए, खुद बनाता तो 4 क्लॉथ बनाता था, यानी 2 क्लॉथ का फायदा हो गया। या फिर 6 क्लॉथ बनाने को उसको कितना घंटा लगता था, 1.5 घंटा लगता था, तो उसका आधा घंटा बच गया। मैं तो बोला एक्सप्रेशन नहीं लिखना। Assume that country A exchange 6 wheat for 6C from country B. In this case, country A will gain 2 cloth or 30 minutes. And country B receives 6 wheat from country A. तो country B का क्या फायदा है? Country B will gain 6 cloth और 3 hours। अपने लिखे हुआ है 6 cloth और 3 hours लिखा होगा। Thus the country B would gain 6 cloth और save 3 labor hours। कैसे कैसे कैसे, ये ऐसे 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 ऐसे। एक्सप्लेनेशन लिखने की मेरी इच्छा भी नहीं है, तो मैं तो पेपर में इतना ही लिखूंगा, और नहीं समझा मेरे को तो फिर मैं आगे का एक्सप्लेनेशन पढ़ लूंगा, और मेरे पास में टाइम है तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। 4 में से 4 लूंगा थियरी में, 5 में से 5 लूंगा। इन्फरेंस, बोथ नेशंस कैन गेन फ्रॉम द ट्रेड। सर अभी तक का सब एडवांटेज, सब थियरी मालूम है क्या? बिल्कुल मालूम है मेरे को, एक वर्ड टू वर्ड मालूम है। देखो आपको कॉन्फिडेंस आने के लिए बोल रहा है। रिकार्डो ने क्लासिकल थियरी इन हिज बुक, कौन सी बुक थी वो? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, विच इज पब्लिश्ड इन 1817। इसके अंदर में ये theory of comparative advantage explain की हुई है। What is theory of comparative advantage? It states that even if one nation has absolute disadvantage in production of all the commodities, still there can be a mutual beneficial international trade. In this case, the first nation, that is country B, जिसको disadvantage है, should produce and export that commodity in which its absolute disadvantage is smaller, and should import the commodity in which its absolute disadvantage is higher. फिर basis of comparative advantage theory, ऐसा क्यों है कि दो countries के अंदर productivity differs because of the exogenous factors present in both the countries because of its national characteristics. और in comparative advantage theory, the value of the commodity is measured in terms of labor. Value is measured in terms of labor, and the basis of this theory is differences in labor productivity. Full stop. Example 6-1-4-2। और फिर अपन ने बोला कंट्री बी हैज एब्सोल्यूट बात चलेंगी कंट्री बी से। कंट्री बी हैज एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज व्हीट एंड क्लॉथ, वेयर एज इट्स एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इज स्मॉलर इन प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, therefore it is comparatively advantageous in producing cloth. Country A is comparatively better in production of wheat, so country A should go on producing wheat, country B should go on producing cloth. For example का explanation, assume कि country A ने 6 wheat के बदले में 6 cloth exchange किए। In this case country A will gain 2 cloth or 30 minutes, whereas country B will gain 6 cloths or 3 hours। खलास। क्या है उसमें थियरी में? रप 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 रप, खलास। Inference, both nations can gain from the trade. According to the law of comparative advantage, both nations can gain if country A specializes in production of wheat, country B should specialize in production of cloth, country A exports wheat in exchange for country B's cloth. Both can gain, country A ने wheat बनाते जाना और export करना, country B ने cloth बनाते जाना और export करना। class. Country A export wheat in exchange for countries B's cloth. However, लेकिन जैसा यहाँ पे एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज दोनों में फर्क है, कंट्री बी का यहाँ पे स्मॉलर डिसएडवांटेज है और यहाँ पे हाइयर है, लेकिन दोनों में अगर कंपैरेटिव डिसएडवांटेज सेम है फिर इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल नहीं, क्योंकि कोई भी कमोडिटी लिया तो फायदा तो है ही नहीं ना इसका ना उसका, ये एक लिमिटेशन है। However, if the absolute disadvantage that one nation with respect to another nation is the same in both commodities, there will be no comparative advantage and there will be no beneficial international trade. Conclusion, Ricardo based his law of comparative advantage on the labor theory of value. इसका जो comparative advantage theory है labor theory of value है, यानी he has valued the commodities in terms of labor hours, which assumes that the value of price of commodity exclusively depends on the amount of labor going into its production. लेकिन भैया रिकार्डो हर चीज लेबर से ही नहीं गिनी जाती ना, और भी अदर फैक्टर्स भी तो रहते होंगे ना, तो रिकार्डो हैज टू इग्नोर द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. This is quite unrealistic because labor is not only the factor of production, nor it is used in the same fixed proportion in the production of all commodities. This is not conclusion, I will rather say it is a limitation of the theory. Inference तो ये था कि both can trade, country A should
export and produce commodity wheat in which it has comparative more advantage, and country B should produce cloth in which its absolute disadvantage is relatively smaller. ये इन्फरेंस था, ये लिमिटेशन है. एक्सप्लेन द रिकार्डियन थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. एक्सप्लेन हाउ टू कंट्रीज कैन गेन फ्रॉम ट्रेड. हाउ डज रिकार्डियन मॉडल सजेस्ट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ ट्रेड. रिकार्डो का बोलना है कि अगर एक कंट्री को दोनों भी गुड्स के अंदर में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है तो भी उसने बनाते रहना. फिर हर्बलर आया बीच में. हर्बलर को रिकार्डो का क्या मालूम पड़ा? लिमिटेशन, कि वो हर चीज काय में गिन रहा? लेबर में, जबकि अदर फैक्टर्स भी रहते. तो फिर इसने नई थियरी लाया. एक्सप्लेन हाउ हर्बलर रिजॉल्व रिकॉर्डोज अनरियलिस्टिक एजम्पशन लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज बेस्ड ऑन लेबर थियरी ऑफ वैल्यू. फिर हर्बलर को ये समझ में आया कि इसका जो मेन स्टे था वो क्या था? प्राइस वैल्यू ऑफ लेबर. क्या था वो? वैल्यू ऑफ लेबर थियरी ऑफ वैल्यू. कंपैरेटिव एडवांटेज इज बेस्ड ऑन लेबर थियरी ऑफ वैल्यू. तो उसने क्या किया? लेबर थियरी के जगह पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लाया. वो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट था ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और वो सब चीजें समझा दिया. मेरे को आपको कुछ समझाना भी नहीं पड़ता. द वे वी हैव रिटन दिस थिंग्स हियर एट, एवरीथिंग विल स्पीक्स लाउडर. ठीक है, और ये फास्ट हो जाएगा क्योंकि सब चीजें आपके दिमाग में आएंगी. इन थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज रिगार्डो एज्यूम दैट. अब पहले रिकार्डो को गाले मारेंगे क्योंकि रिकार्डो में क्या खराबी थी और हर्बलर ने क्या बेटर किया. सर वो छोड़ो, रिकार्डो ने ये सब, हर्बलर का नाम याद कैसे रखना सर? एडम स्मिथ तो काका है, सब पहचानते. रिकार्डो चलो ठीक है, डेविड रिकार्डो है. ये हर्बलर कैसे याद रहेगा? एक ही याद रखना है ना, हर्बलर. बाकी दोनों याद है आपको, है ना? हाँ. द थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ रिकार्डो एज्यूम्स दैट द वैल्यू और प्राइस ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन यूज ऑफ लेबर आर. It depends exclusively on the amount of labor going into its production. Labor theory of value. According to Ricardo, the value of a commodity can be measured in terms of labor. Value of a commodity can be measured in terms of labor as per his labor value of theory, which is quite unrealistic because labor is not the only main factor or only factor of production, nor it is used in the same fixed proportion in the production of all commodities. ये जो Ricardo का जो basic assumption है कि everything can be measured in terms of labor, amount of labor is involved in the production of that commodity, is highly unrealistic because labor is not only the factor of production, or even labor cannot be used in a fixed proportion. फिर हर्बलर in 1936, 1817 और 1936 इतना टाइम लगा रिकार्डो को क्रॉस करने के लिए. हर्बलर in 1936 introduced opportunity cost concept from microeconomic theory. माइक्रो इकोनॉमिक थियरी से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट का यूज किया टू एक्सप्लेन द थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. थियरी कौन सी है? थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द वर्ड्स ऑफ हर्बलर. और पहले थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द वर्ड्स ऑफ कौन था? रिकार्डो. अब इसने थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इज गिवन रिप्रोड्यूस्ड by way of use of opportunity cost. He introduced opportunity cost concept from microeconomic theory to explain the theory of comparative advantage in which no assumption is made in respect of labor as the source of value. जिसमें लेबर का assumption नहीं लिया गया. फिर क्या वैल्यू लिया गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बचपना याद करो आपका. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉरगॉन. इससे शादी किया इसलिए ये दो जनों को मैंने छोड़ दिया, ये ऑप्शन निकाल दिया. तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस? दीज आर देयर. ये जॉब लेने के लिए 13 लाख का जॉब लेने के लिए मैंने 12.5 लाख वाला जॉब छोड़ा, तो 12.5 लाख रुपए में 13 लाख का जॉब मैंने खरीदा. व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ये अगर नहीं करता तो जो दूसरी बेस्ट अच्छी चीज करता वो मेरी बचपन में सीखे ना यार अपन है. इट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर गॉन. Okay, then next, it is the real cost in macroeconomic terms as opposed to cost given in monetary units. Monetary units से भी क्या रहता? monetary units में आप क्या कर रहे? चीजों को गिन रहे. और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? गिनने से बेटर है कंपेयर करना. गिनना है ने कार्डिनल अप्रोच, कंपेयर करना है ने ऑर्डिनल अप्रोच. और माइक्रो इकोनॉमिक थियरी ऑलवेज एज्यूम दैट गिनने से बेटर कंपेयर है. सो it is the real cost in macroeconomic terms as it is a real cost. Opportunity cost is a real cost as opposed to cost given in monetary units. ये डायलॉग की थियरी समझाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, पर ये डायलॉग को मार्क रह सकते इसके लिए है. अगर आपको नहीं जमा तो मत लिखना वो, ठीक है ना. इट इज द वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर गॉन. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ सेकंड कमोडिटी दैट मस्ट बी गिवन अप.
जो मेरे पास में कुछ रिसोर्सेस थे, मैं रिसोर्सेस से कमोडिटी ए भी बना सकता था, कमोडिटी बी भी बना सकता था, पर मैंने कमोडिटी बी इसलिए नहीं बनाई कि कमोडिटी बी में जो अवर्स बचते थे उससे मैं कमोडिटी ए बनाऊंगा। तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कमोडिटी ए? द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी फॉरगॉन, जितने मैंने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बी फॉरगॉन किए। फॉर एग्जांपल, एक कंट्री है ए, वो व्हीट बुशेस 6 बनाती 1 घंटे में, और कंट्री बी बनाती और क्लॉथ बनाती 4। 1 घंटे में वो व्हीट बनाती 6 और क्लॉथ बनाती 4। तो एक व्हीट बनाने के लिए, 6 व्हीट बनाने के लिए उसको 4 क्लॉथ छोड़ने पड़ेंगे, यानी एक व्हीट बनाने के लिए उसको 4/6 क्लॉथ छोड़ने पड़ेंगे, यानी 2/3 क्लॉथ छोड़ना पड़ेगा। ये होगी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 व्हीट। ज्यादा बेटर आपको कंट्री बी के बारे में समझेगा। कंट्री बी 1 आवर में 1 व्हीट बनाती और 2 क्लॉथ बनाती, तो 1 व्हीट बनाने के लिए उसको कितने क्लॉथ छोड़ने पड़ रहे? 2 क्लॉथ छोड़ने पड़ रहे हैं। दोनों के अंदर में कंट्री बी का क्या है? एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज। दोनों कमोडिटी में कंट्री ए का क्या है? एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब अपन ने क्या करना? इज देयर इज ए इंटरनेशनल ट्रेड? तो बोले हाउ, कैसे? अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वन कंट्री डिफर्स विथ रिस्पेक्ट टू अनदर कंट्री, तो जिस कंट्री की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिस प्रोडक्ट में कम है, देखो अपन क्या बोल रहे हो, वापस बताता, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझी क्या? एक व्हीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2/3 क्लॉथ है, और कंट्री बी की 1 व्हीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 क्लॉथ है। बस इतना समझना है, और नहीं समझा तो रटना है। सर रटेंगे क्यों? इतना तो सिंपल है। 1 व्हीट के बदले में 2 क्लॉथ बनते, और 1 व्हीट के बदले में 2/3 क्लॉथ बनते, खत्म हो गया। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी, मीन्स द cost of a commodity is the amount of second commodity that must be given up to release just enough resources to produce one extra unit of first commodity। अगर wheat का 1 यूनिट और बनाना है तो मेरे को क्लॉथ के 2/3 यूनिट छोड़ने पड़ेंगे, wheat का और 1 यूनिट बनाना है तो और 2/3 यूनिट छोड़ने पड़ेंगे, और कंट्री बी को wheat का 1 यूनिट बनाना है तो क्लॉथ के 2 यूनिट छोड़ने पड़ेंगे, 1 यूनिट बनाना है तो क्लॉथ के 2 यूनिट छोड़ना है। इतना भारी है। तो फिर इसमें wheat, कंट्री बी के अंदर में wheat की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है, 2 क्लॉथ है, और कंट्री ए के अंदर में व्हीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2/3 सी है, कम है। तो कंट्री ए को व्हीट बनाना पूरा था कि कंट्री बी को बनाना पूरा था? सर कॉस्ट किसकी कम है? कंट्री ए की। व्हीट बनाने के लिए उसको कितना क्लॉथ देना पड़ रहा है? 2/3 सी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, कॉस्ट जिसमें कॉस्ट कम लग रही है उसने वो बनाना। तो कंट्री ए की व्हीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, और डेफिनेटली फिर कंट्री बी की क्लॉथ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होंगी। और जिस आ गया कंक्लूजन, आ गया क्या कंक्लूजन आ गया? जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है उसने वो गुड्स बनाना। कौन बोल रहा है ऐसा? हर्बलर। लेबर लाया बीच में? नहीं, सिंपल कर दिया मैटर को, खत्म। वापस पहले वाले पैराग्राफ में क्या लिखा था? पहले वाले पैराग्राफ में रिकार्डो की बुराई थी कि रिकार्डो ने लेबर में गिना था, वो अनरियलिस्टिक एजम्पशन है, लेबर इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। इसलिए फिर हर्बलर में 1936 में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट घुसाया, सो एज टू एक्सप्लेन द कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी। खत्म हो गया ये पैराग्राफ, यानी ये पैराग्राफ का टेंशन नहीं है। सेकंड पैराग्राफ में क्या सिखाया? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉरगॉन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी, कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी means the cost of commodity is the यहाँ पे कॉमा, cost of the commodity is the amount of second commodity that must be given up or foregone so that the resources released, यानी resources जो छूट गए, so that the resources released to produce one extra unit of first commodity। Opportunity cost is the amount of the another commodity which is foregone। Opportunity कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अनदर कमोडिटी विच इज फॉरगॉन। लगे तो लिख लो आप, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, शॉर्ट में बता दे रहा, इज अमाउंट ऑफ अनदर कमोडिटी, अमाउंट ऑफ अनदर कमोडिटी विच इज फॉरगॉन फॉर प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी। लिखना रहा तो ज्यादा ही लिखना पड़ता, अपन बोलते समय शॉर्ट में कर देते। अमाउंट के जगह पे क्वांटिटी लिखो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज क्वांटिटी ऑफ अनदर कमोडिटी विच इज रिक्वायर्ड टू बी फॉरगॉन फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस कमोडिटी। ये होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स इन टर्म्स ऑफ गुड वाई मे बी कंप्यूटेड एज हाउ मच वाई डू
हैव टू बी गिव अप इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ एक्स. एक्स का एडिशनल एक यूनिट बनाने के लिए वाई के कितने यूनिट छोड़ने पड़ेंगे, ये होगी एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और लॉजिकली अब आ गया रूल. लॉजिकली द नेशन विथ अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन दैट कमोडिटी एंड कंपैरेटिव डिसएडवांटेज इन सेकंड कमोडिटी. तो कंट्री ए जिसमें उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, जो कमोडिटी में उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, उसके लिए वो कंपैरेटिवली एडवांटेजियस टू प्रोडक्शन है. कौन सी कमोडिटी? जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है. और अनदर कमोडिटी में डिसएडवांटेज है, कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है. Example, we find that country A must give up 2/3 of unit of cloth to release the just enough resources to produce one additional unit of wheat. Therefore, इतना आपने नहीं लिखा और इतना लिखा तो भी चलता. The opportunity cost of wheat is 2/3 of the unit of cloth, that is 1W is equal to 2/3C in country A. Similarly, in country B, if 1W is equal to 2C, then and the opportunity cost of wheat in terms of amount of cloth that must be given up is lower in the country A, वगैरह 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 वगैरह. ये हो गया. therefore अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन कंट्री बी इज 1 wheat is equal to 2C in the 2 nation 2 commodity world. 2 nation 2 commodity world. If country A has a comparative advantage in wheat, then country B will have comparative advantage in cloth. अगर country A को अगर wheat में comparative advantage है तो definitely country B को cloth में comparative advantage है. therefore क्या, कंट्री ए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम थी ना वीट की, तो उसने वीट बनाना. उसकी कंपेरेटिवली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लॉथ की कम थी, बी ने वो बनाना. लिखो, बोलो. therefore country A should consider specializing in producing wheat and export some of it in exchange for cloth produced in country B. बाय सच स्पेशलाइजेशन क्या होगा, दोनों भी कंट्री के लोग गेन करेंगे और ज्यादा कमोडिटी यूज करेंगे. मैं नहीं बोल रहा, लिखा है. By such specialization and trade, both nations will be able to consume more of both commodities than what would have been possible without trade. क्या बोला क्या मैंने अभी तक के पहले पैराग्राफ में रिकार्डो को गालियां मारी कि वो लेबर थियरी वैल्यू पर है, वो अनरियलिस्टिक अप्रोच है. फिर व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोली, इट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉरगॉन. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द क्वांटिटी ऑफ अनदर कमोडिटी विच इज फॉरगॉन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी. दस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स for producing a commodity X is the number of units of commodity Y foregone to produce one commodity of X. ऐसा अपने को एग्जाम्पल बता दिया, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा. अपने लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की ये 2 लाइन महत्वपूर्ण है. लॉजिकली द नेशन विथ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी हैज लोअर opportunity cost has more comparative advantage in production of that commodity. ये नया डायलॉग, नया है. लॉजिकली नेशन विथ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी एंड ही शुड गो ऑन प्रोड्यूसिंग दैट वन एंड गो ऑन एक्सपोर्टिंग द सेम. फिर एग्जांपल, फिर इसके अंदर में ध्यान में आया कि कंट्री ए के वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2/3 क्लॉथ है और कंट्री बी की वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 wheat is equal to 2 cloth है. therefore the opportunity cost of country A is less for wheat and therefore automatically opportunity cost for producing cloth is less in country B. therefore country A should go on producing more of wheat where it has comparatively advantage and country B should go on producing cloth and they should exchange the wheat and cloth between the two nations. इससे क्या होगा, with by such specialization and trade both nations will consume more of both commodities than what would have been possible without trade. Central theme of the concept. International differences in relative factor productivity are the cause of comparative advantage and a country export goods that it produces relatively efficiently. यहाँ पे वहाँ पे क्या बोला था, कौन सी प्रोडक्टिविटी बोला था, लेबर प्रोडक्टिविटी, एक्सोजीनियस फैक्टर बोला था. यहाँ पे बोला डिफरेंसेस इन रिलेटिव फैक्टर प्रोडक्टिविटी. हर एक के यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और अलग अलग फैक्टर्स की प्रोडक्टिविटी डिफरेंट है, इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों की अलग अलग है. हैज अ कॉज ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज. ये कंपेरेटिवली क्यों बेटर है, वो कंपेरेटिवली क्यों बेटर है, बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स, नॉट प्रोडक्टिविटी ऑफ अलोन लेबर. पूरे फैक्टर्स का नाम दे दिया. इट लीड्स टू टेंडेंसी टुवर्ड्स कंप्लीट स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन. ये थियरी से क्या हो जाएगा कि जिसमें जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है वो चीज में तू स्पेशलाइज कर, उसमें वो स्पेशलाइज करेगा और दोनों नेशन एंजॉय करेंगे. Ricardo demonstrated that for two nations trade could result in increased total output and lower cost than if each nation tried to produce in isolation. अगर उसका ये बोलना है कि उसने रिकॉर्डो ने अल्टीमेटली डेमोन्स्ट्रेट करके बता दिया. क्या डेमोन्स्ट्रेट करके बता दिया कि जो कंट्री
अगर अकेले अकेले में बनाएंगी उससे अच्छा अगर इंटरनेशनल ट्रेड करेंगी तो दोनों को फायदा होगा। कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया? ऊपर के एग्जांपल से। मैंने ये पॉइंट नहीं भी लिखा तो क्या फर्क पड़ रहा है, इतने बार तो बोल ही रहे कि बोथ नेशन विल एंजॉय by such specialization and trade. Both nations will be able to consume more of the both commodities than what would have been possible without the trade. वापस trade generates welfare gains and both countries can potentially gain from trade. Therefore international trade is not a zero sum game. ये dialogue लिखना पड़ेगा बोला, international trade is not a zero sum game even if one country has absolute disadvantage in production of both the commodities. इसमें country भी का absolute disadvantage है तो भी लिमिटेशन लिमिटेशन तो हर एक की रहेंगी। एक को बुरा बोलेंगे तो अगली थियरी आएंगी, सर ये मत बोलो आगे थियरी है, अबे आगे तो और भी मस्त है, हेक्सचर ऑल इन थियरी ऑफ ट्रेड। मैं ये लेक्चर में नहीं ले रहा सर, इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद नहीं करने का, एग्जाम में आया तो वही नाम कॉपी पेस्ट करने का। लिमिटेशन, इट्स एम्फेसिस इज ऑन सप्लाई कंडीशन एंड एक्सक्लूड डिमांड पैटर्न। पूरा के पूरा थियरी काय के ऊपर में बेस्ड है, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं और क्या सप्लाई कर सकते हैं, डिमांड की तो कोई बात ही नहीं है। The theory does not examine why countries have different cost. दो कंट्री के बीच में कॉस्ट डिफरेंट क्यों है, बताया ना यार, एक्सोजीनियस फैक्टर्स है, फैक्टर प्रोडक्टिविटी डिफरेंट है, हाँ तो क्यों है, और इसके इंप्रूवमेंट के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अरे भाई बात क्या चल रही, इंटरनेशनल ट्रेड करना है नहीं करना, पर लिमिटेशन के लिए लिमिटेशन है। द थियरी डजंट एक्सप्लेन व्हाई कंट्रीज हैव डिफरेंट कॉस्ट, इट ओनली explains it only considers supply condition but doesn't consider demand conditions. The theory does not answer the important question, why does a nation have comparative advantage in production of a commodity and comparative disadvantage in production of another? क्यों एक कमोडिटी में एडवांटेज है और क्यों एक कमोडिटी में डिसएडवांटेज है, ये नहीं समझाया। मेरे को लिमिटेशन ये याद करने पड़ेंगे, मैं इसको लॉजिकली थियरी के साथ में लिमिटेशन बोल के नहीं समझा पाऊंगा। लिमिटेशन हर चीज में रहेंगी। एक, डिमांड पैटर्न के बारे में नहीं बोला, सप्लाई पैटर्न के बारे में बात की है। दूसरा कि व्हाई टू कंट्रीज हैव डिफरेंट कॉस्ट, इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड, और व्हाई वन कंट्री इज advantageous in production, comparatively better in production of one commodity and why it is disadvantageous in another commodity, ये आपने बताया नहीं, ऐसा मानना है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे की थियरीज ये सब बताते हैं क्या। मैं आगे की थियरी पे जाऊं उसके पहले आपकी ये तीनों थियरीज, एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी, कंपैरेटिव थियरी बाय डेविड रिकार्डो और कंपैरेटिव थियरी बाय हर्बलर, ये तीनों थियरी आपकी टकाटक तैयार होना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फॉर फर्दर लेक्चर्स सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CA Neeraj Rathi, and also for detailed lectures download NRCF app from Google Play Store. Or NRCF app you will get the various demo lectures on various subjects like cost account, advance accounts, audit, income tax, financial management, all those subjects are covered here. Enjoy the studies. Thank you.